पार्ट 41 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर डैन अपने होम टाउन गया था, जहां उसने वो कुत्ते कमीने रिलेटिव्स को औकात दिखा दी थी उनकी। अपने भाइयों पे फ्लैक्स करता, कहता पैसों में अंधा हो गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस गेंडे को भी खरीद लूंगा, अंबानी मेरे लोग। फिर डैन जब अपनी ग्रैंड मदर से मिला था, हमें बहुत देर पता लगी थी, मतलब पता नहीं थी, पर उसकी दादी पागल हो गई थी। वो डैन को जिन्योंग पार्क समझ बैठी थी और बोल रही तेरी वजह से मेरा बेटा मारा है। कुछ मिस्ट्रीज है जो अभी भी अनसॉल्व्ड है या सॉल्व्ड है, बट जो सच है वो हमें नहीं पता भी। तो उसके बाद डैनियल जी चैंग और उसके दो भाइयों से भी मिला था। पहले इनकी लड़ाई हुई थी, भसड़ हो गई थी, पर बाद में इनका भाईचारा हो गया था। लास्ट पार्ट के एंड में जो कैप्रियोंग किम के ड्राइवर थे, वो डैनियल पार्क को बोलते हैं कि जाके जिन्योंग पार्क को ढूंढ, और वो उसका एड्रेस भी दे देते हैं इसको। वैसे मैं अब भी नहीं बोला, इस बुड्ढे ने बोला था तेरे जिन्योंग पार्क के बारे में मैं बताऊंगा सब कुछ, और कुछ नहीं बताया। कहता इट्स बेटर कि तेरे फैमिली तेरे को बताए। अरे ना खुद ही नहीं पता, और फैमिली बचा कौन है? उसकी माँ खुद नहीं बताती उसको। खैर आज मैं 3 आर्क्स खत्म करने वाला हूँ। पहले जो हॉलीडे आर्क थी वो खत्म करेंगे हम, उसके बाद सेकंड आर्क जिसका नाम है तुम्हें नहीं बताता, कुछ स्पॉइल हो जाएगा, और थर्ड लुकिज्म। हाँ, देयर इज एन आर्क जिसका नाम ही लुकिज्म है। उसके बाद शुरू होगी फर्स्ट एफिलिएट आर्क। खैर अभी हम आते हैं लाइटनिंग चोई पे, और इसके सामने भी जेक बैठा हुआ है, और ये जेक को बताने वाला है इसके बाप के मौत का कारण। पहले जेक के साथ में अपना गोट लाइनमैन भी है। पहले लाइटनिंग चोई बोलता है कि तेरे को पता होगा हमारे नेशन में एक बहुत बड़ा अनसॉल्व्ड केस पड़ा हुआ है अब भी, जिसके एविडेंस किसी ने मिटा दिए थे और कल्प्रिट कभी पकड़ा ही नहीं गया था। अगर तेरे को नहीं पता तो वो जो अनसॉल्व्ड केस है वो तेरे बाप का ही है। ये चीज हमने लास्ट पार्ट में फिगर आउट कर ली थी, एंड जेक ऑलरेडी नोज दिस। इसके बाद लाइटनिंग चोई बोलता है और हमने कल्प्रिट को ढूंढ लिया है। देखो चाहे जेक को उसका बाप नहीं पसंद हो, पर ऐसी बात थोड़ी सेंसिटिव होती है। मतलब बाप के मरने का क्या कारण था, बच्चा इतना टाइम बाद जान रहा है। तो लाइनमैन ये बात सुन थोड़ा शॉक होता है, एज इफ कि जेक भाई तू सही में सहन कर लेगा ये सुनना। एंड या जेक इज प्रिपेयर्ड। वो पूछता है लाइटनिंग चोई से बता कौन है। लाइटनिंग चोई से उसका नाम है जेम्स ली। देखो वी आर 100% श्योर कि जेक जेम्स ली से मिला है, बट आई डोंट थिंक उसे पता है कि सामने बंदा खड़ा था वो जेम्स ली है। मेरे इस बात से ये मतलब था, जब हंट फॉर बिग डील आर्क चल रही थी तब गन को रोकने जेम्स ली आया था, एंड आई एम नॉट श्योर कि जे को पता ही नहीं पता है कि ये बंदा जेम्स ली है। अगर तुम्हें बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है तो ढोल बज रहे हैं भाई। खैर इसके बाद लाइटनिंग चोई रिवील्स कि हमने ये भी पता कर लिया कि वो कौन इंसान था जिसने उस केस के एविडेंस मिटाए थे। वो वही इंसान इसने मेरे पैर काटे थे, चार्ल्स चोई। लाइनमैन बड़ा शॉक्ड होता है, बोलता है भाई कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। लाइनमैन जस्ट टू रिमाइंड यू उसका एक हाथ कटा हुआ है, तो प्री जनरेशन में पता नहीं क्या हो रहा होता था। एनीवेज अभी लाइटनिंग चोई बोलता है तेरे को गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अब सब कुछ खत्म हो गया। लाइन बोलता है खत्म हो गया मतलब? लाइटनिंग चोई से देख जेम्स ली ने हमारे बॉस कैप्रियोंग किम को मारा, और चार्ल्स चोई ने उसकी हेल्प करी एविडेंस को मिटाने में। हमने बहुत साल स्ट्रगल करे टू अनकवर दिस ट्रूथ, पर फाइनली वो टाइम आ गया कि चार्ल्स चोई के हम एल लगाने वाले हैं। लेट्स गो। लाइटनिंग चोई आगे बोलता है कि हमें फाइनली एक मीडिया आउटलेट मिल गया जो हमारी कहानी दुनिया के सामने रखेगा। चार्ल्स चोई अब तो पकड़ा जाएगा। लाइन बोलता है इसका मतलब? लाइटनिंग चोई सेज बिल्कुल, हमारे पास प्रूफ है कि चार्ल्स चोई ही रिस्पॉन्सिबल था उस केस के एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में। मैंने उन प्रूफ्स की एक कॉपी ऑलरेडी उस मीडिया आउटलेट को भेज दी है। टुमारो चार्ल्स चोई विल फॉल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लाइटनिंग चोई, तू सपने बहुत बड़े देखता है, सपने ही देखता है तू बस। क्या तुम्हें लगता है चार्ल्स चोई आराम से अपने बेड पे लेट के अपने एक्सपोज होती हुई न्यूज देख रहा होगा? ओए क्रिस्टल वो देख मेरी न्यूज आ रही है, मैं एक्सपोज हो गया। ओह शिट, चार्ल्स चोई क्या करेगा? लेट्स फाइंड आउट। खैर अभी लाइटनिंग चोई बोल रहा होता है कि इस दिन का हमने बहुत टाइम से इंतजार करा था, और ये बोलते हुए हम कैप्रियोंग किम के ड्राइवर पे शिफ्ट होते हैं, और वो भी इस टाइम इसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जो अनसॉल्व्ड केस था उसका असली कल्प्रिट कल पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, और ये होते चार्ल्स चोई की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंड बॉस गैब्रियोंग यू कैन रेस्ट इन पीस नाउ, मतलब आपकी मौत के पीछे जो लोग थे उनको सजा मिल जाएगी। एंड एज यू कैन सी फ्लैशबैक है कैप्रियोंग किम के जवानी का, और इस टाइम उन्होंने अपने ड्राइवर को पीछे बैठा रखा है और अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, और बिल्कुल मजे में है वो। देखो लेजेंडरी फाइटर कैप्रियोंग किम और उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको देख के साफ पता लगता है इनका रिलेशन
एक मतलब ना काम वाला रिलेशन, उससे तो बहुत ही ऊपर था, भाइयों की तरह सारे ये कैब्रो का शायद नेचर ही ऐसा हुआ कि अपने से बड़े अपने छोटे सबको इक्वली ट्रीट करते होंगे। तभी उनके गुजर जाने के बाद भी जो उनके गैंग के एक्स मेंबर हैं वो उनके जो अनसॉल्व केस हैं उसके गुनहगारों को जेल तक पहुंचाना चाहते हैं। खैर अभी ड्राइवर साहब को बाहर से कुछ आवाज आती है, वो चेक करने जाते हैं और देखते हैं कोई बाहर खड़ा हुआ है और वो जो बंदा खड़ा है बोलता है अबे साले गधे तू मेरी आवाज नहीं पहचान पाया, लुक हु इज हियर, द डेविल हैज अपीयर्ड। चार्ल्स बोलता है अच्छा बेटे तू तो इधर छुप रहा था, तभी मैं तेरे ढूंढ नहीं पा रहा था। ड्राइवर साहब बोलते तेरे को पता कैसे लगा इस जगह के बारे में? एंड चार्ल्स सेज अरे प्रेस के थ्रू बबुआ, तुमने मेरे को एक्सपोज करने के प्रूफ उनको भेजे, उन्होंने मेरे को एक्सपोज करने के प्रूफ मेरे को भेजे। अबे साले वो मीडिया आउटलेट ही मेरा है। वैसे तो मैं तेरे को बहुत इजीली व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के थ्रू भी ढूंढ लेता, बट फिर टॉम इन्वॉल्व हो जाता और मुझे उसको इन्वॉल्व नहीं करना। पर तू सरप्राइज क्यों अबे? और हाँ ड्राइवर बागोनो, अगर तू फिगर आउट नहीं कर पाया तो मैं तेरे को बता देता हूँ, मैं तेरे को इधर मारने आया हूँ। मैं तेरे को पहले ही बोला था कि ये सब मत कर, पर तेरे को तेरी औकात नहीं पता शायद। जब बोलते चार्ल्स इस पे हाथ उड़ाने वाला होता है, बट जी चैंग अपना ब्लेड थ्रो करता है और चार्ल्स पीछे हो जाता है। तभी जी चैंग ड्राइवर साहब बताता है कि मैंने टाउन में एक अनफेमिलियर कार को देखा और मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। So that means our homie जी चैंग is always on duty. But the question here is कि क्या वो अपने बुड्ढे ये सफेद बाल वाले चार्ल्स को हरा पाएगा? And the answer is of course no. ड्राइवर साहब भी बोलते हैं कि भाई हम इसे नहीं हरा सकते, अगर हम दोनों साथ मिलकर लड़े तब भी हम एलाइट को नहीं हरा पाएंगे। और वो तो एलाइट भी नहीं है, वो तो एलाइट का बुड्ढा वर्जन है, मतलब उसकी उम्र हो चुकी है, चार्ल्स के सफेद बाल आ चुके हैं, तब भी ड्राइवर साहब नो उसकी आज हम मरेंगे। यार अभी ड्राइवर साहब के मुंह से जी चैंग सुनने पे चार्ल्स बोलता है जी चैंग वो फजने जना कुत्ता। तभी जी चैंग बोलता है मेरे को पता था, आप जाओ। और ड्राइवर साहब बोलते हैं क्या पता था तेरे को? जी चैंग बोलता है मीडिया आउटलेट हमारे अगेंस्ट ही हो गया, वो भी चार्ल्स की जेब में ही होगा, हमारे इस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करने वाला, जो सच है वो हमें खुद ही दुनिया को बताना पड़ेगा, जो ओरिजिनल कॉपी है एविडेंस की वो मेरे घर पे है, आई इंटरेस्ट यू सर गो, मीनवाइल आई विल हैंडल थिंग्स यार। और ये बोलते ही जी चैंग रेडी हो जाता है फॉर सम एक्शन और मन में बोलता है कि जो मैं पागलपन डैनियल के अगेंस्ट यूज नहीं कर पाया वो मैं अब यूज करूंगा। जी चैंग अपने फाइटिंग पोज में रेडी है और तभी चार्ल्स बोलता है मैं शायद जी चैंग क्वैक को तो नहीं जानता, बट आई नो द व्हाइट वाइपर ऑफ सियोल। वो जनरेशन काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे वैसे, बट तेरे को सही में तू मेरे को हरा देगा। यू आर अ बेबी स्नेक हु इज ट्राइंग टू किल अ टाइगर विद अ बाइट ब्रो, शट द चार्ल्स बेसिकली बोल रहा है तू पिद्दी है पिद्दी। कहने से पहले इनकी भसड़ शुरू हो, अपने ड्राइवर साहब निकल लेते हैं यहाँ से और अपने मन में बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, बट जी चैंग तब तो अपना ध्यान रखियो बिकॉज इस टाइम तू एलीट के अगेंस्ट है। एक तो आई एम नॉट श्योर इसके नाम को कैसे प्रोनाउंस करना है, एलीट या एलाइट, जो भी है तुम समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कहने से पहले इनका 1v1 शुरू हो, चार्ल्स बोलता है मुझे एक बात बता, क्या तू मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहेगा? एक बुरा मत मानियो पर तू ऐसे कितना ही कमा लेगा, मेरा बॉडीगार्ड बन और मजे की जिंदगी जी फिर तू। मेरे को वैसे एक बॉडीगार्ड और चाहिए बिकॉज मैं एक को बहुत जल्दी रिप्लेस करने वाला हूँ। नाउ वी ऑल नो हु दैट गोना बी। गो। देखो एक चीज मैं बता सकता हूँ कि गन कभी भी चार्ल्स के अगेंस्ट नहीं जाने वाला, उसने अब तक ऐसा कुछ भी शो नहीं करा है, साइन एक साइन भी शो नहीं करा है उसने ऐसा, बट गो उसने बहुत कुछ करे हरकतें, पर यार उल्टी बातें करी हुई है चार्ल्स के अगेंस्ट, साथ में अपने कुछ सीक्रेट फ्रेंड्स ही बना रहा है। ब्रो इज डेफिनेटली प्लॉटिंग समथिंग। खैर अभी जी चैंग एज वी ऑल नो ही डिनाइज दिस, बोलता तुम्हारा लेफ्ट हैंड नहीं है तो तुम पक्का लेफ्ट साइड से वनरेबल होगे। उसने डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया और ये बोला तेरा लेफ्ट हैंड नहीं है तो मैं तेरे वहीं पर अटैक करूंगा। चार्ल्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है, बोलता है अच्छा तो तेरा ये डिसीजन। वैसे मैंने सुना था कि तू फर्स्ट जनरेशन किंग से काफी अलग है, यू पोजेस बोथ सुपीरियर स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड सेकंड यू आर स्ट्रेटेजिक एज वेल। मतलब तू अंधाधुन बजना शुरू होने आता, थोड़ा सोचता भी है तू। और जी चैंग फाइट में कितना सोचता है अभी हम चार्ल्स के थ्रू ही बहुत कुछ जानेंगे। खैर इनका 1v1 शुरू हो जाता है और जी चैंग 2-3 बार अपना हैंड ब्लेड थ्रो करता है और चार्ल्स सबको बहुत इजीली डॉज कर लेता है। इवन वो चार्ल्स के लेफ्ट साइड में अटैक कर रहा है बट फिर चार्ल्स बहुत इजीली डॉज कर रहा है उसको भी। और अभी सारे अटैक्स को डॉज कर तो चार्ल्स बोल रहा होता है कि मैं एक बहुत स्ट्रेटेजिक फाइटर के अगेंस्ट हूं इस टाइम। देखे शायद लग रहा कि मेरे बस ये लेफ्ट साइड पे अटैक करना ट्राई कर रहा है, पर बिल्कुल नहीं, ये मेरे को दोनों साइड से काटने की कोशिश कर रहा है। जी चैंग आल्सो ट्राइज दैट एंड चार्ल्स समहाउ डॉजेस दैट आल्सो। और वो फिर वो बोलता है अबे साले मैं पहली जनरेशन का पार्ट हूं, तेरे को समझ आ रही है मेरी बात? अगर मेरा हाथ लिमिटेशन होता ना तो मैं कभी सेकंड इन कमांड पहुंच ही नहीं पाता। और वो ये बोलते हुए इतने तगड़े किक दे मारता है इसके मुंह पे, डैम। नाउ जो एक किक है ये जी चैंग ने जाने खाई होती है। चार्ल्स बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेता है, बोलता है ओहो तो तेरा ये प्लान था। जी चैंग चार्ल्स
चुई के पैर पे अपना ब्लेड चलाने वाला होता है। उसका यही प्लान था कि मैं लात खाऊंगा और जैसे मेरे को मौका मिलेगा इसकी मैं लात तोड़ दूंगा। बट चार्ल्स चुई मौका रहता है अपनी लात पीछे कर लेता है और बच जाता है इसके अटैक से। साइक, तो नहीं बचने वाला, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जी चैंग ने जो करा ना भाई, मजा आ गया। देखो जी चैंग ने ऐसे ब्लेड थ्रो करा और चार्ल्स उस टाइम पीछे हो गया। नाउ व्हाट चार्ल्स वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इज अ लेफ्ट हैंड ब्लेड। जी चैंग ने ऐसे ही घुमा और लेफ्ट हैंड का ब्लेड उसके सर पे दे मारा इधर। भाई ये क्या सेक्सी मूव था। कुछ फाइट्स लुकिज्म के अंदर बहुत अंडररेटेड टू बी ऑनेस्ट। और ये अटैक बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं था जो प्योर इंस्टिंक्ट पे मारा हो जी चैंग ने, कि मतलब एकदम से सोचा और मार दिया। ना ना ना, ही वाज प्लानिंग फॉर दिस। चार्ल्स ये बोलता है कि एक ऐसा अटैक था जो इसने इमीडिएटली नहीं सोचा, वो इसको प्लान कर रहा था शुरू से ही। दिस प्रूव्स कि जी चैंग एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिक फाइटर है। फिर इसके बाद जी चैंग इसको काट देता है, इसमें अपने ब्लेड चलाता है बहुत सारे और इसे खत्म ही करने वाला होता है फाइनल ब्लेड के साथ। बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कूद जाता है हरामखोर वो। फिर वो जी चैंग की तारीफ भी करता है कि तू एक्चुअली एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है और वैसे मैंने अपना गार्ड भी डाउन नहीं करा था, बट स्टिल यू गॉट मी। और ये बोल तो अपनी जैकेट उतार रहा होता है, मतलब लौंडा फॉर्म में आ चुका है ना। यू कैन सी उसका लेफ्ट हैंड ऐसे कटा हुआ है जैसे कटाने से काटा हो किसी ने। देखो चार्ल्स स्ट्रॉन्ग तो है, ही वाज सेकंड इन कमांड, तो उसका हाथ काटने वाला कोई तो बहुत तगड़ा बंदा होगा ऑफ कोर्स। एनीवेज चार्ल्स अपनी जैकेट फेंकता है जी चैंग के मुंह पे, उसका व्यू ब्लॉक कर रहा है। जी चैंग फटाक से जैकेट हटाता है और देखता है चार्ल्स वही उसके ऊपर एक सुपरमैन पंच लैंड करने वाला है। जी चैंग भी अपना ब्लेड रेडी कर लेता है, बट ये हरामखोर कुत्ते का बच्चा जी चैंग के पैर में मुक्का दे मारता है। एंड दिस डेफिनेटली वाज समथिंग दैट जी चैंग वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ये किसी और बंदे को भी करते देखा है हमने, और वो बंदा है लिटिल डैनियल। उसने जेम्स ली को ऐसे ही मुक्का मारा था। पहले उसके पैर पे लातें मारी, उसका सारा ध्यान वहां चला गया, फिर से वो मुक्का मार दिया। खैर जी चैंग के पैर पे पंच करने के बाद चार्ल्स रिवील्स कि एक वाइटल पॉइंट होता है बॉडी का। अगर पैर पे इंजरी आ जाए देन इट ड्रेन्स द स्ट्रेंथ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इट वोंट ड्रेन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ, बट बैलेंस नहीं बन पाएगा बॉडी का। जो स्ट्रेंथ है वो यूज नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली। खैर इसके बाद चार्ल्स चोई अपने लौंडे जी चैंग को बहुत गंदा कूटता है। उसके पेट में घुसा, कमर पे कोनी दे मारी, मुंह पे लात और एक ही घुसने में भाई को उड़ा दिया। और भाई को पीटते हुए बोल रहा है बहुत टाइम से मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं लड़ा था किसी से भी, और इतनी कुटाई अपने जी चैंग के लिए काफी थी, वो हार चुका है। चार्ल्स बोलता तू गधा है यार, तूने मना क्यों करा मेरे को मैंने ऑफर दिया मेरा बॉडीगार्ड बन तो बन जाता, गधा साला। जी चैंग चार्ल्स को रिप्लाई करते हुए बोलता है आप गलत समझ लिए हो। अ बैटल स्ट्रेटेजी इजंट अबाउट द प्रोसेस बट द एंड रिजल्ट। मतलब कि इसे भिड़ने से पहले जो मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ वो मैं कैसे भिड़ूंगा उसके लिए नहीं बनाता, मैं जीतने के लिए, रिजल्ट के लिए बनाता हूँ। और यही बोलते हुए जी चैंग पुल्स आउट हिज गन और वो एम करता है चार्ल्स पे और बोलता है इट्स ओवर नाउ। और तभी गोली चलने के बाद ड्राइवर साहब को भी आ जाती है और हमें पता लगता है उन्होंने एविडेंस छुपा दिए हैं और फटाक से यहाँ पे भाग के आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं पक्का जी चैंग की गन थी ये। बट उसकी गन के पहले 3 राउंड तो खाली हैं भाई। यही तो नहीं सुनना था मैं, अगर पहले 3 राउंड खाली है तो देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो हाथ कटे हुए ने तो उसके गन लेके उस पर चला दी होगी। ड्राइवर साहब में भाग के आता है और देखते हैं अपने जी चैंग की कुछ ऐसी हालत है, सर मुंह आंख तीनों से खून आ रहा है और गोली भी लग गई है। और अभी ही जी चैंग कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है ड्राइवर साहब को, पर वो बोलने देते उसको, बोले तो कुछ मत बोल मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वो जी चैंग को बोलने से रोक रहे हैं कि तू कुछ मत बोल, तेरे और ब्लीडिंग होता और दर्द होगा, तू इसलिए चुप रहे। बट वो बोलना चाह रहा था कि आपके पीछे आपकी मौत खड़ी है अंकल। द मोमेंट ड्राइवर साहब टर्न अराउंड वी हियर अप। और इसके साथ चार्ल्स चोई एक प्री जनरेशन का बंदा और एक फर्स्ट जनरेशन के बंदे को मार देता है और फिर बोलता है मुझे ब्लेम मत करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और मैं तो वैसे भी एविडेंस मिटाने में बेस्ट हूँ। चार्ल्स चोई ने बेसिकली अपने हाथ से जो गन के फिंगरप्रिंट थे वो मिटा दिए। इस साड़े पे एक ही हाथ है तो इसने कैसे, कुछ आता होगा इसको मुझे नहीं पता। खैर जाने से पहले वो गन जी चैंग के हाथ में सौंप दी। खैर फिर अगले दिन हम न्यूज में देखते हैं और हमें यहाँ कुछ बहुत ट्विस्टेड सुनने को मिलता है। न्यूज एंकर बोलता है कि मिस्टर नो ने एक पुलिस ऑफिसर जी चैंग पे अटैक कर दिया था, इनफैक्ट उनकी गन छीन के उन पे शूट कर दिया था, बट जी चैंग ने दम लगाया और उसने मिस्टर नो को ही शॉट कर दिया, बट रिजल्ट आया दोनों की मौत। ये बिल्कुल नहीं हुआ है और ये चीज डैन को भी पता है। वो बोल रहा होता है इन दोनों ने खुद को ही मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता भाई। तभी उसको वो टाइम आया था ड्राइवर साहब ने बताया था कि मैं
अभी चार्ल्स सोई से भाग रहा हूँ और मैं एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ उससे रिवेंज लेने का। डैनियल बोलता है रिवेंज लेने का चार्ल्स सोई से? और वे ड्राइवर साहब और जी चैंग बताते हैं डैनियल पार्क को कि वही हरामखोर है जिसने हमारे लेजेंडरी फाइटर अब्राहम किम के जो मौत के एविडेंस थे उनको खराब करा था, डिस्ट्रॉय करा था मतलब। फ्लैशबैक खत्म होता है और डैनियल समझ जाता है कि इन दो को पक्का चार्ल्स सोई ने मारा है। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है कि चार्ल्स सोई ना सिर्फ एविडेंस को खत्म कर रहा है पर वो इस पॉइंट पे इनोसेंट लोगों को भी मार रहा है। और तुम जरा शक्ल देख लो डैनियल की, ऑफ कोर्स इसके अंदर हेट्रेड बढ़े ही जा रहा है चार्ल्स सोई के अगेंस्ट। और ये वही टिपिकल शोनन प्रोटैगनिस्ट वाली बातें कर रहा है कि एक इंसान को कोई हक नहीं होना चाहिए किसी और की जिंदगी लेने का। एक बार डैनियल, मैं कह रहा हूं तू एक बार सुकून कोई बात बोल दे, मजा आ जाएगा, उसी टाइम तेरे को काट देगा वो। खैर इसी पॉइंट पे हम एक जी चैंग और डैनियल का फ्लैशबैक देखते हैं और जी चैंग ने भी डैनियल को बोल रहा होता है कि जा और जिन न्यूंग पार्क को ढूंढ, नॉट बिकॉज ऑफ योर फैमिली इशू बट बिकॉज चार्ल्स सोई की इविल डीड्स को दुनिया के सामने लाने के लिए हमें उसकी जरूरत है। और डैनियल यहाँ से खाली हाथ नहीं गया था। एज यू कैन सी, लोगों ने उसको वाइन और हनी के बहुत सारे डब्बे दिए थे, मतलब जाने से पहले लोग होमी बन गए थे और अभी डैनियल के होमीज मर गए हैं। एनीवेज डैनियल बोलता है कि हमें जिन न्यूंग पार्क इतना जरूरी क्यों है, हमें क्यों चाहिए वो। एंड जी चैंग रिवील्स कि एक जमाने में वो दोनों साथ में काम करते थे तो उसे एलाइट के बारे में बहुत कुछ पता होगा। फॉर अस जिन न्यूंग पार्क इज द की टू डिस्ट्रॉय चार्ल्स सोई। हम खुद उसे ढूंढने नहीं जा सकते बिकॉज चार्ल्स सोई गुंडे पूरे टाइम हमें ढूंढते रहते हैं, इसलिए ये टास्क जिन न्यूंग पार्क को ढूंढने का काम मैं तेरे को सौंपता हूँ। सो डैनियल पार्क, डू योर बेस्ट। इनका फ्लैशबैक खत्म होता है और डैनियल डिसाइड कर लेता है कि अब मैं जाऊंगा फर्स्ट एफिलिएट में और जिन न्यूंग पार्क को ढूंढूंगा। इसी के साथ हम एक चीज समझ आते हैं दैट जी चैंग is still alive, not physically but उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो अधूरा काम रह गया वो डैनियल पूरा करेगा उसके लिए। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम आते हैं वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट में और ये उनका फर्स्ट एफिलिएट प्लास्टिक सर्जरी की दुकान। और यहीं पे बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं और सबके वो पट्टियां लगी हुई है। अबे सब साथ में प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो। खैर हम इसी बिल्डिंग के अंदर आते हैं एंड वी सी अ हॉट बेब स्मैश और बोल देते हैं वेलकम हेलो टू दिस ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी। अरे प्लास्टिक सर्जरी छोड़ो यार, आप कपड़े उतारो। खैर अभी सामने जो पर्सन है वो जाते हैं वर्कर के जो फर्स्ट एफिलिएट प्रेसिडेंट है उससे मिलने। वही प्लास्टिक सर्जरी करता है एंड एज यू कैन सी वो एक एल शेप्ड ऐसे बैठा हुआ है। ये मेरी कॉपी कर रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे को पक्का पता है जैन ने इसको फोटो भेज दी होगी मेरे एल शेप्ड डेस्क की और इन्हें कॉपी कर ली। ये जैना को रोकना पड़ेगा हमें। खैर फर्स्ट एफिलिएट का प्रेसिडेंट चाइनीज में बात कर रहा होता है इस लड़के से, बोलता है ओ तुम चाइना से आई हो और तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, बिल्कुल चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू फाइंड योर हिडन ब्यूटी, आई प्रॉमिस यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। और इसकी शक्ल देखना, पता नहीं क्यों थोड़ा आइजन लग रहा है मेरे को। ये साले आइजन वहां से बोलोगे तो यहाँ पे आ गया और इसने बोला ना आई विल हेल्प यू फाइंड योर हिडन ब्यूटी, ना बिल्कुल नहीं। इसकी हिडन ब्यूटी की डेफिनेशन बहुत अलग है। एनीवेज इसके बाद हॉलीडे आर्क खत्म होती है और अब हम आते हैं फ्यूनरल आर्क पे, जहाँ पे हम फ्यूनरल देखने वाले अपने जी चैंग की। उसकी फोटो के सामने उसका छोटा भाई जेबियोंग रो रहा होता है और वो यही कर रहा है कि ये सब बात बुलशिट है कि मिस्टर नु आपको मारेंगे, हो ही नहीं सकता। उसको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या। साथ में उसका छोटा भाई भी खड़ा हुआ है अपना जीहान, जो यकीन ही नहीं कर रहा कि उसका बड़ा भाई मर चुका है। जीहान बोलने वाला होता है आई विल अवेंज यू, पर तभी उसे साइड में टेसुमा आ जाता है जो बोलता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि व्हाइट वाइपर ऐसे में छोड़ चला जाएगा। तभी यहाँ पे गोंग सियोप जी भी आता है जो टेसुमा को द डॉग ऑफ अनसन बोलता है। छी भाई, साले फ्यूनरल में बेइज्जती कर रहे हैं दूसरे की। और अभी इन दो किंग्स की बातों के बीच हमें पता लगता है कि पास्ट में भिड़े हैं बहुत बार, ऑफ कोर्स किंग्स हैं, और आज ये लोग एज एनिमी नहीं एज फ्रेंड आए हैं यहाँ पे। और गोंग सियोप जी बोल रहा होता है कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन है जिसने हमारे वाइपर को मार दिया। इस समय बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, आई थिंक आई लुक इनटू द मैटर माई सेल्फ। इसी पॉइंट में हम देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ सुवॉन सियोक्लू भी आ चुका है और बाहर बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन के लौंडे इकट्ठा हो रखे हैं। एंड ऑल्सो इन सब के बीच अपना डैनियल पार्क भी होता है और डैनियल अभी जीहान को सब कुछ बता देता है कि तेरे भाई की मौत कैसे हुई है। डैनियल बताता है कि चार्ल्स चो का करा धरा है, तो शायद पता हो गई कि किंग और मिस्टर नो प्लान कर रहे चार्ल्स चो के अगेंस्ट जाने के, पर पक्का प्लान में कुछ दिक्कत आ गई होगी। चार्ल्स चो को पता लगा कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो रात में आया और इन्हें मार डाला। मेरे माइंड में जस्ट एक चीज आई, जी चैंग की गन से 2 राउंड्स फायर करे गए और मिस्टर नो का घर कहाँ पे है, क्या पहाड़ों में है क्या, जो ये 2 राउंड्स फायर करने के बाद किसी और को आए ही नहीं। मतलब हाँ यहाँ पे काफी कम लोग रहते हैं बट सिर्फ कुछ तो होंगे ना आसपास। ये अपने जीबियोंग और जिहान कहाँ पे थे तब। वैसे अगर ये लोग यहाँ पे होते तो कुछ उखाड़ तो आई गेस नहीं पाते चार्ल्स सोई का। खैर अभी जीहान पूछता डैनियल से कि मुझे क्या करना पड़ेगा टू अवेंज देयर डेथ्स। एंड डैनियल सेज हमें जिन योंग पार्क को ढूंढना पड़ेगा। एक बार हमने उसे ढूंढ लिया तब हम चार्ल्स सोई के अगेंस्ट अपना रिवेंज ले
पाएंगे। एंड एज यू कैन सी अपना जिहान बहुत गुस्से में है, भाई को खोया यार उसने अपने, और वो पक्का रिवेंज लेके रहेगा। और वो बात कंफर्म भी कर देता है। वो डैनियल को बोलता है कि ठीक है अब से मैं तेरे साथ काम करने वाला हूँ, मैं खुद जिन पार्क को ढूंढने वाला हूँ, पर अगर तेरे को मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरे को कॉल मिला दियो, तू जो बोलेगा मैं तेरे लिए वो करने को रेडी हूँ। एंड द व्हाइट वाइपर स्टिल लिव्स ऑन। जितना मेरे को देख के लग रहा है जिहान इस टाइम अपने बड़े भाई की जैकेट पहन रहा है ना, और उसने भी यही बोला व्हाइट वाइपर जो उसके बड़े भाई का निकनेम था, ही स्टिल लिव्स ऑन, मतलब अब वो अपने भाई की जगह लेगा। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं लाइटनिंग चोई पे, जिनको भी ड्राइवर साहब की न्यूज मिल चुकी है, वो अपने ड्राइवर साहब की पुरानी फोटो देख रहे हैं। यहीं पे जेक बैठा होता है और जैसे पूछता है तेरे को याद है बागुनो, और जेक बोलता है हाँ थोड़ा बहुत याद है मेरे को, बचपन में उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। जो कैन सी अपने जवानी में से ड्राइवर और अपना बेबी जेक। खैर आगे जेक की बात से हम समझ आते हैं कि जेक ऑल्सो नोस कि चार्ल्स चोई ने उसको मारा है, ड्राइवर साहब को। तभी लाइटनिंग चोई बोलता है पर हाँ मरने से पहले बाकुनो ने मेरे को एविडेंस दे दिए थे। जेक बोलता है एविडेंस, कौन सा एविडेंस? लाइटनिंग चोई से चार्ल्स चोई की वीकनेस उसने मेरे को भिजवा दी थी, इस एविडेंस को यूज करके हम चार्ल्स चोई को हरा सकते हैं। इसके बाद लाइटनिंग चोई जेक को एक काम सौंपता है और उसे भी यही बोलता है कि जा और जिन यूंग पार्क को ढूंढ। जेरी उसकी लोकेशन वो तो यहाँ पे मिल जाएगा, वो सियोल में है, और जैसे तू उसको ढूंढ ले उसको बता दे तो गैब्रियल किम का ही बेटा है, वो तेरी पक्का हेल्प करेगा। नाउ अपना जेक डैनियल सबको सेम मिशन ही मिल गया है और जेक जाने वाला है एक प्री जनरेशन के लेजेंड को ढूंढने। तो मन में सोच रहा होता है कि फिर से एक और फाइट होने वाली है, पर क्या इस बार मैं जीत पाऊंगा? क्या मैं कर सकता हूँ? बिकॉज मैं अपने बिग डील को भी नहीं बचा पाया था। देखो जेक वीक तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से, अगर वो थोड़ा दम लगाता पुलिस को संभाल लेता, बट उसने इस टाइम अपना घर खो दिया, अपनी गैंग खो दी, अपने लौंडे खो दिए, उसके ना थोड़ा ट्रॉमा भर चुका है कि क्या मैं अब जीत भी पाऊंगा। और इसी डाउट के चलते जेक लाइटनिंग चोई को बोलता है कि आप मेरे बाप के साथ लड़े हो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को ट्रेन करो। एंड लाइटनिंग चोई ही रिफ्यूजेस। वो बोलता है देख मैं अपनी टीचिंग को डाउट नहीं करता हूं, बट कंपेयर टू द बॉस मैं कुछ नहीं हूं, आई एम जस्ट अ वाइल्ड डॉग। एक कुत्ता एक ड्रैगन के बेटे को क्या ही सिखा देगा कि तेरे को कैसे स्ट्रांग होना है, वो पाथ तेरे को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बट जो तेरे साथ बंदा है उसकी कहानी थोड़ी अलग है। तभी हम अपने लाइन मैन पे आते हैं और यहाँ लिखा है नंबर 6, ना नंबर 5। लोहा जा चुकी है, पीटीजे भाई को ऊपर खड़े चुपचाप तू। और अभी हम लाइन मैन पे हैं तो बोल रहा है यार मुझे बस ये नूडल बनाने आते हैं, मैं बिग डील का हिडन ड्रैगन कब बनूंगा? और तब यहाँ पे आता है लाइटनिंग चोई, बोलता है मैं बिल्कुल भाई तेरी तरह ही था, मैं भी बस बोलता रहता था, मैंने पूरी जिंदगी बस अपना मुंह चला है। बट कोई कुछ भी बोल ले, मैं हूँ लाइटनिंग चोई ऑफ गैब्रियल किम्स फिस्ट गैंग, और मैं तेरे को सिखाना चाहता हूँ। आई विल टीच यू एंड यू विल बिकम अ ट्रू हिडन ड्रैगन। और ये क्या सेक्सी पैनल है भाई। एज यू कैन सी लेफ्ट में लाइटनिंग चोई अपने प्राइम में है और अभी सामने खड़ा हुआ है अपना लाइन मैन, जिसका भी हिडन पोटेंशियल अनलॉक करेगा। ये खैर अभी सीन होता है अपने एली पे, जो यूजिन को इस टाइम बहुत सारे पैसे दे रहा होता है और ये बोलता है ये इस महीने की अर्निंग है, जैसा तूने प्रॉमिस करा था ये सारा पैसा तू हॉस्टल भिजवाएगा। यूजिन बड़ा इंप्रेस होता है, बोलता है बहुत बढ़िया भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इस धंधे से इतना पैसा कमा लेगा। अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी जो पहली 4th एफिलिएट थी तो उसको पक्का क्रॉस कर लेगा, तो इसलिए लेट मी गिव यू अ स्पेशल बोनस। और अभी एज यू कैन सी ये है अपनी 5th एफिलिएट के लौंडे एली वेरन, और पीछे जो 2 लौंडे वो सियोकुडू के ही अंडर काम करते थे, मतलब उसके सक्सेसर होने वाले थे। एली ने इन्हें पिट्टा एंड बी लाइक तुम मेरी टीम में। अभी एली यूजिन ने पूछता है तूने मुझे बुलाया क्यों यहाँ पे, और यूजिन सेज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। देख मैं कुछ छुपाने नहीं वाला, सब सच बताऊंगा। हम एक्चुअली एक वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं अगेंस्ट चार्ल्स चोई, बट एक हरामखोर है जो बीच में आ सकता है शायद, और वो है डैनियल पार्क। और मुझे नहीं पता फर्स्ट एफिलिएट क्या करने वाला है, और एक्चुअली मैं फर्स्ट एफिलिएट के रिगार्डिंग ना वरीड भी नहीं हूँ। हमारे पास कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा फर्स्ट एफिलिएट के अंदर, वहां पे जो लोग हैं दे आर इनफ टू स्टॉप हिम। पर जैसा मैंने बताया प्रॉब्लम है डैनियल पार्क, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड बंदा है यार, उसने जेम्स ली को क्लीन हिट कर दिया था एक। उसका इतना अनप्रिडिक्टेबल नेचर देख के मेरे को कुछ डर लग रहा है। मैंने इतने साल काम करा, वर्कर्स को खड़ा करा, और उस कुत्ते ने मेरे 2 एफिलिएट डुबा दिए। तो मैं यही गलती फिर से नहीं करने वाला। तो 5th एफिलिएट कुछ टाइम के लिए अपना काम धाम तुम बंद करो, रोक दो, और जाके फर्स्ट एफिलिएट को असिस्ट करो इन स्टॉपिंग डैनियल पार्क। ओके तो यूजिन की डिक्शनरी में एक नाम और ऐड हो गया जिसके एग्जिस्टेंस से यूजिन की फटती है। पहला था अपना एली और दूसरा डैनियल पार्क, बिकॉज ऑफ हिज अनप्रिडिक्टेबल नेचर। और इसी चलते यूजिन ने बोला ओए एली चल फर्स्ट एफिलिएट में जा तू। देखो फर्स्ट एफिलिएट में कौन है हमें ये नहीं पता, अभी तो कितने स्ट्रॉन्ग है हमें ये नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि वहां पे एक जानवर जरूर आ रहा है। एनीवेज हम वहीं पे आते हैं और एली बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है, और तभी वायरन देखता है कि कोई गाड़ी एली को उड़ाने वाली है। वायरन तो एली को बोल रहा होता है हट जा, और एली ना ही डू नॉट केयर डब्ल्यू एली हिलता ही नहीं, और गाड़ी को रुकना पड़ता है एली के सामने। तो गाड़ी से बाहर कौन आता है? ये मोटा कुत्ते का बच्चा साला
यार अभी वैरन से पहचान लेता है, वैरन उन्हें पहले भी मिले हैं। वैरन बोलता है भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया। एली लोगन को देखता है बोलता है लोगन। लोगन से लोगन अबे ओ मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ कोई, ठीक है। इनकी तो अबे बच जाती है, पर तभी वर्कर्स का फर्स्ट एफिलिएट का प्रेसिडेंट आ जाता है इन्हें रोकने, और वो लोगन को बताता है कि मेरे को यूजी ने बताया था कि फिफ्थ एफिलिएट है कुछ लोंडो को वो यहाँ पे भेज रहा है इनकी हेल्प करने। लोन बोलता है फिफ्थ एफिलिएट ये दो। एंड एट दिस पॉइंट हमें फर्स्ट एफिलिएट के प्रेसिडेंट का नाम भी पता लगता है, हांग यू नाम है इसका। अरे बोलता है हाँ आज से फिफ्थ एफिलिएट भी हमें असिस्ट करेगी, और तू हॉस्टल से है, मैंने तेरे बारे में सुना है, तू बहुत हैंडसम है, और तेरा शक्ल देख के मैं बता पा रहा हूँ तू बहुत सुंदर है। तेरा नाम एली है ना, जरा शक्ल देखो। भाई कितना खुश है एली को देख के। एंड एली सेज कुत्ते के बच्चे अपने हाथ हटा मेरे मुंह से। एली की बात सुनते ही मोटे को गुस्सा आता है, बोलता है कुत्ते के बच्चे तू हमारे प्रेसिडेंट को ये बोल रहा है साले। पर लोगन को अपना वैरन हो देता है, बोलता है कुछ करके दिखा, हाथ उठाना। आया बड़ा गेंडा। खैर अभी हम एक छोटा सा फेस ऑफ देखते हैं एली और प्रेसिडेंट का, जहाँ एली को पता लग जाता है कि ये अंडर एज है, और साथ में गेंडे और वैरन का भी। और गेंडा बोल रहा होता है क्या साले इतना पास आ रहा चुम्मी जी तेरे को। और तभी हमें बंदा भाग के आता है, बोलता है प्रेसिडेंट दिक्कत हो गया। बोलता क्या हो गया। और बोलता है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। ये प्रेसिडेंट बोलता है मेरे को ढूंढ रहा है पर मेरी ऐसी मीटिंग्स खत्म हो चुकी हैं। और बंदा बोलता है वेल एक्चुअली वो बोल रहा है ही इज लुकिंग फॉर जिन यूंग पार्क। एंड एज यू कैन सी प्रेसिडेंट का एक्सप्रेशन शॉकिंग तो है। लोगन बोलता है जिन यूंग पार्क अब कौन आ गया यार सिरदर्दी मचाने। लोगन बोलता है मैं जाकर उसे देखता हूँ कौन आ गया हरामखोर, साले का जबड़ा तोड़ दूंगा। और कौन आया है, ये अपना लिटिल डैनियल, जो क्या लिखा डैनियल पार्क द हेड ऑफ एलाइड डब्ल्यू। खैर अभी प्रेसिडेंट साहब लोगन को रोक देते हैं और बोलते हैं अरे मैं उससे मिलने जाऊंगा। इसकी पहले यूजिन से बात हो गई थी, पता है यहाँ पे डैनियल आ रहा है, लिटिल डैनियल। हम उस पे आते हैं और वो इंस्पेक्ट कर रहा है इनके प्लास्टिक सर्जरी के क्लिनिक को। और आसपास देख के सोच रहा है यार हाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुझे, और यहाँ जिन पार्क कहाँ ही मिलेगा। अभी फर्स्ट एफिलिएट का प्रेसिडेंट आता है, वो डैनियल को हैंडसम भी बोलता है, साथ में अपने बारे में भी बताता है। एंड डैनियल इंस्टेंटली सेज ओहो तो तुम हो फर्स्ट एफिलिएट के प्रेसिडेंट। उसने डैनियल से हाथ मिलाने के लिए हाथ बड़ा होता है, और डैनियल उसे हाथ मिलाता ही नहीं। तो बेचारा खुद अपना हाथ पीछे लेता है, चल कोई नहीं, अब तू यहाँ पे क्यों आया है। डैनियल इसका जवाब नहीं देता, इंस्टेंट वो इससे पूछता है भाई तुम माइनर है, तू डॉक्टर कैसे बना, एंड ऑल्सो तुम यहाँ पे क्या हॉरिबल थिंग्स कर रहे हो। एंड द प्रेसिडेंट सेज अगर मैं तेरे को बताऊंगा तो तुझे समझ नहीं आएगा। द थिंग इज डैनियल पार्क देख जो तू ढूंढने यहाँ पे आया वो तेरे को नहीं मिलने वाला। जिन यूंग पार्क इज नॉट हियर। बट डैनियल नो कुछ बात तो है। वो बोलता है भाई मैं यहाँ पे आया और मुझसे मिलने खुद प्रेसिडेंट आया है। भाई वर्कर्स की फटी तो हुई है पक्की बात। तभी मेरा प्रेसिडेंट हांगल बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को तेरा बस थोपड़ा देखना था। डैनियल बोलता है ठीक है तू मेरे को देख, मैं तेरी जगह को देखता हूँ। मैं वैसे भी 3-4 काम से आता, एक तो प्रेसिडेंट से मिलने जो हो चुका है, और दूसरा तुम्हारे डार्क सीक्रेट का पता करने। ये बात सुनते प्रेसिडेंट हिट्स डैनियल विद तुमसे नहीं होने वाला मुन्ना। वो कहता है पहले मेरे को यूजी ने बता रखा है तो कितनी बड़ी सिरदर्दी बन रखा है उसके लिए। एंड ऑल्सो हमारे कोई डार्क सीक्रेट नहीं है तो ढूंढ लेगा, और अगर होंगे भी तब भी कोई एक बंदा संभाल नहीं पाएगा उन चीजों को। खैर बेटा नहीं बोलता कि तो मैं एक्सपोज तो करके रहूंगा। ये बात सुन के हांग यूल जान आता है, बोलता है यूजिन सही बोल रहा था, तेरे को ट्रीटमेंट की जरूरत तो है। उसे जाते कोई बोलता है डैनियल पार्क। डैनियल पीछे मुड़ता है और कौन है, इट्स आवर ज़ोई। और किसको लेके आई है ज़ोई, स्मैश। इसको देख के डैनियल इस पे कैसे लट्टू नहीं होता। कह रहा है डैनियल से बहुत टाइम बाद मिलती है और इसको लगता है कि डैनियल ने भी यहीं से प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और डैनियल क्लियर करता है, बोलता है नहीं नहीं मेरी ट्रेनिंग और हार्डवर्क का नतीजा है ये। और तू यहाँ पे क्यों आई है। और ज़ोई बताते हैं कि उसकी दोस्त है, ये एक यूट्यूबर है। डैनियल भी हाय हेलो करते हैं। देन ज़ोई रिवील्स कि इसको स्पॉन्सरशिप मिली है इस कंपनी से, मतलब वही कंपनी को प्रमोट करना, पैसा मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली इस लड़की यहाँ पे फ्री प्लास्टिक सर्जरी होगी। वैसे मेरे को यूट्यूब से याद है, मैं रिसेंटली रीवॉच कर रहा था वायरल हिट एंड आई एब्सोल्युटली लव द शो। मे बी कुछ टाइम के अंदर मैं वो या फिर क्वेस्टिज्म उनमें से किसी एक की मांगा शुरू करूं। खैर इसके बाद ज़ोई और डैनियल अलग से साइड में बैठ के बात करते हैं। एंड भाई आई कैन नॉट स्टॉप सिंपिंग ऑन हर, जस्ट लुक एट डैनियल, कुछ कर, क्यों खाली बैठा है तू। खैर यहाँ पे थोड़ी पहले अपनी पर्सनल बातें कर रहे होता है। ज़ोई बोल रहे थे कि तू तो बिल्कुल बदल चुका है, मैं तेरे में और बिग डैनियल में फर्क बता ही नहीं पाऊंगी शायद। अब डैनियल फिर क्लियर करता है कि यार मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, और तू यहाँ पे क्या बोल रही थी, स्पॉन्सरशिप की वजह से आई है। ज़ोई बताते हैं कि इस क्लिनिक ने उसको स्पॉन्सर करा है फ्री प्लास्टिक सर्जरी। उसने पहले भी छोटे मोटे प्रोसीजर यहाँ पे करवा रखे हैं, और मैं बस उसके साथ आ गई, पर तू यहाँ पे क्यों आया है। और इस टाइम जो इतना ब्लश कर रही होती है वो डैनियल को देख भी नहीं पा रही। क्या डैनियल भी ज़ोई बताता कि मैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। ज़ोई बोले तू अपने बड़े सीक्रेट रखने लग गया आजकल। डैनियल आज ज़ोई कि तूने यहाँ पे कुछ अजीब नोटिस करा है। ज़ोई बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट यहाँ के जो लोग हैं सारे बहुत अच्छे हैं। और अभी ज़ोई से बात करते हुए डैनियल को अपने सामने कोई सेंस होता है, व्हाट द हेल इज दैट थिंग। जैसे डायरेक्शन में देखता है दैट मॉन्स्टरस थिंग इज गॉन। तो डैनियल को लगता है शायद उसका वहम होगा, नहीं है वहम उसका। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है यूजिन और हांगयुल पे, और ये लोग लाइब्रेरी मिलते हैं। और यहाँ पे हांगयुल बताता है कि तेरा वो डैनियल आया था क्लिनिक में, कह रहा था हमारा सीक्रेट एक्सपोज करेगा।
ये दोनों यहाँ पे ना डैन पे हंस रहे होते हैं कि उसे लग रहा है हमारे फर्स्ट एफिलेट को भी एक्सपोज कर देगा वो। इनमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि डैन हमारे फर्स्ट एफिलेट का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। यूजिन ये तक बोलता है कि अगर वो कोई डार्क सीक्रेट ढूंढ भी लेता तब भी वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, बिकॉज द डार्क सीक्रेट ऑफ फर्स्ट एफिलेट इजंट एक्चुअली अ सीक्रेट। बट हाँ, यूजिन मेंशंस कि बॉय स्टिल वो डैनियल पार्क है, वी वोंट लेट आवर गार्ड डाउन। अगर इन दोनों को इतना कॉन्फिडेंस है कि डैन हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, फर्स्ट एफिलेट का कोई डार्क सीक्रेट वो नहीं ढूंढ पाएगा, तो इन्हें इतनी फटी क्यों हुई है? यूजिन बोलता है मैं सोच रहा हूँ मैं फर्स्ट एफिलेट के अंदर कुछ और लोग ऐड कर दूं, जैसे सीराशिन फ्रॉम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। अबे तो सबको उसमें ऐड करवा रहा है, फिर तू बोल रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, डैन कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। कह रहा है हांग यूल मना कर देता है उसको, बोलता है अरे हमें किसी और लोग की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट एफिलिएट हैज दैट आफ्टर ऑल। नाउ जो ने बोला ना हैज दैट आफ्टर ऑल, ये एक बंदे की बात कर रहा है जो डैनियल के सामने था, कोई वो डैनियल की इमेजिनेशन नहीं थी। देयर इज अ मॉन्स्टर इन फर्स्ट एफिलिएट। एनीवेज अभी सीन शुरू होता है अपने एलाइड पे। हियर वी सी डैनियल, जैक, वास्को और जे। और डैनियल ने बता रहा होता है कि मैं गया था फर्स्ट एफिलिएट में, ना मुझे वहां कुछ अजीब दिखा, ना मैं उनका सीक्रेट एक्सपोज कर पाया, और ना ही मैं वहां जिन्नुंग पार्क को ढूंढ पाया। डैनियल बताया कि जो प्रीवियस एफिलिएट में ट्रिक्स थी जगह छुपाने की, जैसे हिडन फ्लोर, कुछ रोटेटिंग रूम, डैनियल ने वो सब कुछ चेक करा, पर डैनियल को फर्स्ट एफिलिएट में कुछ भी नहीं दिखा। ये बात सुन के जैक और वास्को भी समझ आते हैं कि यूजिन फर्स्ट एफिलिएट को बचाने के लिए बहुत कुछ करेगा, तो कुछ मिला नहीं होगा। डैनियल बोलता है हाँ वास्को तो सही बोल रहा है, और शायद से यूजिन ने फर्स्ट एफिलिएट की कॉम्बैट पावर ही बढ़ाई हो सकता है एली भी वहीं पे हो। और ये बोलते हुए हम देखते हैं हडसन को, जहां पे एक ही मतलब से आया है, एली से लड़ने के लिए। खैर अभी हमें वो लोग दिखा जाते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एफिलिएट में ऐड हो चुके हैं या मे बी हो सकते हैं। एंड हाउ द हेल डैनियल एंड हिज होमीज गोना फाइट दीज मॉन्स्टर्स, लाइक टॉम ली एंड मैनेजर किम, इन लोग संभालने वाले हैं लोग, तुम औरों को हटा दो। हाउ दे गोना हैंडल दीज टू मॉन्स्टर्स। एनीवेज अभी डैनियल बोलता है भाई उनकी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा, तो हमें भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने अपनी टीम के अंदर एक और बंदे को ऐड करा है, और वो है विंजन। और उसका क्या पैनल देख रहे हैं हम, उसको हम हगते हुए क्यों देख रहे हैं? खैर विंजन का नाम सुनते ही इनसे वो गुस्सा आ जाता है, और देखो मैंने वासो क्या बोलता है मुझे वो नहीं पसंद बिकॉज ही बुलीज ड्यूक। देख रहे हो वासो को, सच अ डब्ल्यू फ्रेंड। खैर अभी सब मना करता है विंजन को ऐड मत कर, हराम को रहा है वो, इवन जे का भी मुंह खुला यहाँ तो, बट स्टिल डैनियल को उसे ऐड करना पड़ेगा भी, और उसके पास उसकी दूसरी बॉडी नहीं है। डैनियल ये बोलता है कि अगर मेरे पास में दूसरी बॉडी होती तो चीजें और स्मूथली जा रही होती, बट उसकी दूसरी बॉडी ही इस टाइम किडनैप हो रखी है, और हम किडनैपर भाई साहब पे हैं, तो जिन लोग बाकी से फोन में बात करते हुए अपनी लैब से चला जाता है, और उसके जाते ही होश आता है सैमुअल को, जो बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था बेसिकली। लौंडा पूरी जान लगा के खुद को फ्री कर लेता है, और खुश हो रहा है कि लेट्स गो, अब मैं निकल पाऊंगा। तभी वो जिन लोग पागल कर रहा था, बोला चोर चोर। सैमुअल इसका मुंह पकड़ता है और उसके मुंह पे गुट्टे बजा देता है। इनफैक्ट इसको आगे स्लैम भी करता है और यहाँ से भागता है, पर निकल नहीं पाता बिकॉज हिज लेग्स गिव अप। इंजेक्शन ठोकर तो बेचारा बस नहीं कर पाया इसके। अगले सेकंड जिन्नू के बाद खड़ा भी हो जाता है, एज इफ सैमुअल के मुख को जो कुछ हुआ ही नहीं, और बोलता है अरे मुन्ना तुम्हें निकलना है, जा ट्राई कर निकलने की, देख क्या है बाहर। और जो सैमुअल देखता है वो देख के समझ आता है कि ये है फर्स्ट एफिलिएट का डार्क सीक्रेट। खैर जो भी है हमें नहीं दिखाया जाता अभी। अभी सीन शिट होता है हमारी सेक्सी जोई और उसकी स्ट्रीमर दोस्त पे। अरे वही बोल रहे कि मैं सोच रही हूँ जो कुछ और प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई लेती हूँ, इसको थोड़ी और स्पॉन्सरशिप आई है उसी क्लिनिक से। जो तो बोल रहे होते तू वैसी बड़ी सही लगती, तेरे को और रिक्वायरमेंट नहीं आई थी, बट ये बोलते मैं थोड़ी और अट्रैक्टिव बन जाऊंगी, वैसे मैं बहुत जल्दी 30 साल की होने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ मैं एक अमीर शुगर डैडी से मिलूं और बस अपनी लाइफ मजे में काटूं। इसको जिंदगी में कुछ नहीं करना, किसी अमीर ज़्यादा को अट्रैक्ट करना है अपनी प्लास्टिक सर्जरी वाली बॉडी से, और बस उसके बाद मजे में रहना है। फिर ऑल दो जोई तो इसको बोल रहे थे कि तू वैसी बहुत सुंदर था, जरूरत नहीं है, बट शी स्टिल इंसिस्ट कि मैं करवा लेती हूँ ना प्लास्टिक सर्जरी। तभी हम क्लिनिक पे आते हैं, और ये लेडी जिसे खुद शक्ल बहुत प्लास्टिक सर्जरी वाली है, पता नहीं कितने प्लास्टिक सर्जरी होंगी इस औरत के मुंह पे। यही जो कि दोस्तों रिकमेंड कर रहे होते कि तू ये सब वो सब करवा ले प्लास्टिक सर्जरी। पहले बोल दिया लास्ट टाइम तेरी नो जॉब हुई थी, बट स्टिल वहां पे हम कुछ और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और शायद से अ फुल बॉडी लिपोसक्शन वुड बी गुड। व्हाट द हेल इज अ लिपोसक्शन? तो इट्स अ प्लास्टिक सर्जरी जो एक्सेसिव फैट को रिमूव करती है। सालों एक्सरसाइज कर लो। इसके बाद लेडी बोलती है हमें तेरे पेल्विक्स को टच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंस योर हिप्स आर प्रीटी वाइड। दिख रहा है लेडी, हमें दिख रहा है। खैर ये बहुत कुछ रिकमेंड करती है इस न्यूट्यूबर को, एंड शी बी लाइक
सब करो, सब कुछ करो मेरे पे। तो इसको लटा देते हैं, इसके ऊपर मार्किंग करी जाती है कि इसको ये सब वो सब यहाँ से कहाँ से काटेंगे। तभी इसको एनेस्थीसिया भी दे दिया जाता है। अगर एनेस्थीसिया किसी पर्टिकुलर पार्ट में डाला जाता है तो वो जगह सेंस नहीं होती, बेसिकली काइंड कुछ देर के लिए वो डेड सी हो जाती है जगह ब्रेन के लिए। बट इसके केस में इसके ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करा जा रहा है वो, तो कुछ देर के लिए इसके ऊपर जो भी प्रोसीजर होगा उसका दर्द इसको नहीं होगा, ये बेहोश होएगी काइंड ऑफ। पर बेहोश होने से पहले हांग यहाँ पे आता है और बोलता है यू वांट ट्रू ब्यूटी राइट, ही सेज यस एंड देन हांग यूल स्टार्ट्स द ऑपरेशन। कुछ देर बाद आंख खुलती है और अभी ऐसी हालत में कुछ है, इसके साथ में अपनी जोई भी है और जो नर्स है वो बताती है इसको कि 7 हफ्ते बाद तेरे को बैंडेज हटानी है अपनी, तब तक अपने मुंह पे टच भी मत करियो तू। और एक कुतिया फिर जोई को देखती है और बोलती है I feel bad for you, मुझे पता है तेरी फोटो अच्छी नहीं आती होगी। एंड जोई भी लाइक अरे आपको कैसे पता है? अबे ये जोई थोड़ी पागल है क्या? जरा तुम फोटो देखना जोई की, कौन लाइक नहीं करेगा इनको? कितने लाइक आए रुकना जरा, 9 लाख लाइक। वाओ, कौन है ऐसा जिसकी फोटो पे 9 लाइक आ रहे हैं? एंड ही भी लाइक फोटो बढ़िया नहीं आ रही। अबे कुतिया जोई को मैनिपुलेट करके उसे अपने साइड ले आते हैं, बोलते तेरी प्लास्टिक सर्जरी हम फ्री में करेंगे, वी विल स्पॉन्सर यू। ये बात सुन के जोई एग्री कर देती है। अबे सीन होता है अपने एलाइड पे और इस टाइम इन सब पे कोई लौंडा हंस रहा, बोल रहा है एलाइड नाम रखा तुमने बे, चल ये नाम तुम्हें क्या ड्यूक की दादी ने बताया? अबे क्या घटिया नाम है यार। वो आज को तो इसे पीटने वाला होता है पर डैनियल इसे रोक देता है, इंक्लूडिंग जैक भी, वो भी इसे कूटने वाला होता है पर डैनियल इसे रोक देता है और से नहीं बोल रहा होता है मैं चुप करो उस कुत्ते के बच्चे को। खैर अभी विंजिन रिफ्यूजेस देयर ऑफर। डैनियल विंजिन को ऐड नहीं करा था, उसने बोला कि मैं विंजिन को ऐड करूंगा, हमें कोई ताकतवर बंदा चाहिए। और विंजिन बोलता है अबे ओ मैं किसी के अंडर काम नहीं करता हूँ, ठीक है? तो भाड़े में गए तुम और भाड़ में गए तुम्हारे एलाइड। फिलहाल के लिए विंजिन की टीम में ऐड नहीं हो रहा पर बाद में हो जाएगा। खैर अभी वास्को कॉल आता है बर्न नकल्स के दिमाग जेस का और वास्को बोलता है डैनियल तू बात कर उससे। डैनियल बोलता है अरे मैं क्यों बात करूं, तेरे कॉल करा उसने। और वास्को से अरे मुझे समझ आती है इसकी बात करते हैं क्या बोलता रहता है। नाउ व्हाई जेस हैव कॉल्ड देम, उसको फर्स्ट एफिलिएट का डार्क सीक्रेट तो नहीं पर कुछ ऐसा पता लग चुका जो डैनियल को इस टाइम जानना बहुत जरूरी था। तुम खुद ही शक्ल देख लो। खैर में फर्स्ट एफिलिएट पे आते हैं और हांग्यूल वो न्यू ट्यूबर के मुंह से उसके बैंड हटाता है और ये है इसका नया लुक। ये क्या बना दिया इसको, मेरा कुत्ता विगी भी इसको देख के पूछ नहीं लाएगा। खैर ये ऐसी बनी है इस हरामखोर की वजह से। जिस डैनियल को ये सब बताता है कि जो हांग्यूल है फर्स्ट एफिलिएट का प्रेसिडेंट वो थोड़ा ट्विस्टेड बंदा है। अगर कोई उसे बोलेगा कि मुझे नोज जॉब करवानी है, लिप्स बड़े करवा, जो सब वो सब होता है तो वो करता है एग्जैक्टली। पर अगर कोई उसे बोलेगा कि मेरी हिडन ब्यूटी बाहर निकाल लो तो जो उसे मन करेगा वो वही करेगा। उसके डेफिनेशन के अंदर हिडन ब्यूटी बहुत अलग है, इट्स लाइक जस्ट मेकिंग अ पर्सन यूनिक और उसने इसको यूनिक ही बनाया काइंड ऑफ लाइक हु लुक्स दैट अगली। जब डैनियल को बात समझ आ जाती है वो भागता है सीधा क्लिनिक की तरफ। क्यों? बिकॉज जोई का ऑपरेशन होने वाला है। हम देखते हैं हांग्यूल ने जोई को लौटा दिया है। ओए जोई जा दूर रख। इनफैक्ट वो जोई को एनेस्थीसिया भी दे देता है और बोलता है सर्जरी शुरू करें क्या हम। अभी सीन शिट होता है, हम आते हैं डैनियल पे, वो क्लिनिक में तो आ चुका है बट उसे पता नहीं कि ऑपरेशन हो कहां रहा है और तभी उसे वैरन रोक देता है। डैनियल वैरन से हेल्प मांगता है कि मेरी दोस्त खतरे में, मेरी हेल्प कर। बट वैरन से ओए ओए मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं तो वर्कर्स का पार्ट हूं, कुत्ते के बच्चे। लाइक आई गेट इट, ये दिल से नहीं कर रहे हैं काम, इन्हें अपनी फैमिली के लिए करना पड़ रहा है बट किसी और की फैमिली खराब करके अपनी फैमिली, इट्स जस्ट टुडेज वर्ल्ड, कुछ नहीं कर सकते हम। वैरन डैनियल को धमका रहा है बेटे निकल यहाँ से वरना तेरे साथ में। पर डैनियल तभी इसे घुसड़ दे मारता है और वैरन ने ब्लॉक कर लिया बट उसका हाथ कांप रहा है और वैरन सोच रहा है भाई ये क्या शुरू से इतना ताकतवर था ना। उसके बाद डैनियल कुछ और ब्लोज भी थ्रो करता है इस पे, वैरन सारे ब्लॉक कर लेता है फिर डैनियल को प्रेस करता है कि भाई तू ताकतवर तो हो गया है। बट काफी लोग हमें देख रहे हैं सो लेट्स मेक इट क्विक। वैरन अपना कोट भी उतार देता है, ही इज रेडी टू फाइट। और तभी डैनियल बोलता है भाई मेरी दोस्त खतरे में है, इवन सेली भी उसको जानती है, मिले हैं हम लोग, अब भी लेट नहीं हुआ है, मेरे को जाने दे। बट वैरन इसको नहीं जाने देता। इनफैक्ट वो अपना नया सीक्यूसी भी एक्टिवेट कर लेता है, प्रोबब्ली इसकी रेंज बड़ी होगी और इसने बाद दिखाने के लिए कारा नहीं एक्टिवेट है उसको इस्तेमाल भी करता है। वैरन डैनियल पे पंच थ्रो करता है एंड ही मिसेस और जहां वैरन ने घुसन दे मारा है वो इमरजेंसी बटन था। नाउ वी ऑल नो वैरन ने जान के करा ये चीज, वो इनडायरेक्टली डैनियल की हेल्प कर रहा है। अभी उस बटन ने मुक्का मारे बोलता है अरे यार मुझसे मिस हो गया, मैंने गलती से फायर अलार्म बजा दिया तो क्या सारी सर्जरी रुक गई होंगी। अब खैर कोई नहीं, डैनियल बाहर निकल यहाँ से तू। आया बड़ा दोस्त बोल रहा है, हट। वो सबको दिखाने के डैनियल को थोड़ा फालतू बोल रहा है पर उसके मन में यही बात है कि डैनियल मैं तेरी लास्ट टाइम हेल्प कर रहा हूँ, बस इसके बाद मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। खैर हम जरा सर्जरी पे आए तो इससे पहले जोई को काटना शुरू करे दूसरे डॉक्टर से बता देते हैं कि हमारे क्लिनिक का फायर अलार्म शुरू हो चुका है, प्रॉब्लम कहीं आग लगी होगी तो अभी के लिए हमें सर्जरी को रोकना पड़ेगा। और शक्ल देखना इसकी, इसका बिल्कुल मन नहीं रुकने का। खैर अभी हम वो यूट्यूबर पे आते हैं और फट रही है वो तो कि मैं थोपड़ा क्या करे तुम लोगों ने ये। और क्लिनिक वाले यही बोलते
बोलते हैं कि भाई सबकी डेफिनेशन ब्यूटी की अलग होती है, हमारे डॉक्टर को जो बेस्ट लगा उन्होंने वही करा, और जरा ये देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा है। न्यूटन बोलते तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे सुंदर बनाओगे, और सर्जरी स्पॉन्सर भी, तुमने बोला था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग कुछ होता है तो। हर तभी दिस क्लिनिक बिच विद अ डीवियस स्माइल सेज, अरे तूने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े नहीं थे क्या? ये बेसिकली यूट्यूबर को लीगली फंसाने का ट्राई कर रहे हैं अभी, और वो बोलते ठीक है जो तुम्हें करना है कर लो, मैं ऑनलाइन तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हारे इस गंदे सीक्रेट के बारे में सबको बता दूंगी। वेल वो ये भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज जो लीगल डॉक्यूमेंट ने साइन करे हैं वहां पे लिखा है कि हाँ जो सब कुछ होता है तुम बाहर कुछ नहीं बता सकते। काइंडा उसने एक एनडीए साइन कर दिया है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, पर अगर इसने बाहर बता भी दिया तो इस पे इतने फाइन चढ़ेंगे जो अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन वॉन हो जाएंगे, जो होता है अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ 30 लाख। तो यार लीगल फीस चलते ये बेचारी चुप हो जाती है। नाउ व्हाट ऑल शी कैन डू इज क्राई, सो शी डज दैट। और इसे बोल रहे थे तुम्हें वो सुंदर बनाना था पर तुमने ऐसा नहीं करा, एंड द क्लिनिक बिच शी डजंट केयर। इसका थोपड़ा तो खराब हो गया बट डैनियल अपनी जोई को बचा लेता है, और बाद में जोई से मिलता है और प्रॉपर्ली सब कुछ समझाता है कि हाँ चाहे स्पॉन्सर्ड सर्जरी थी, हर क्लिनिक अच्छे नहीं होते, इन क्लिनिक्स की मार्केटिंग टीम अलग होती है, अगर कुछ हो भी जाए तो सारा ब्लेम ये मार्केटिंग टीम पे डाल देंगे। ये लोग तुम्हें शुरू में ललचाना ट्राई करते हैं फ्री बोल के, और फिर तुम्हारी माँ बहने कर देते हैं। डैनियल यहाँ पे जोई को बहुत कुछ समझाता है कि देख जो फोटोज वगैरह होती है सेलिब्रिटी मॉडल्स की, वो प्रोफेशनल होती है बहुत, साथ में उन्हें बहुत फोटोशॉप भी करा जाता है, एक नॉर्मल इंसान वैसा दिख ही नहीं सकता, और तेरे को उसकी जरूरत भी नहीं है, यू आर सो प्रिटी। हाँ मैं एक चीज मानता हूँ, चेंजिंग हाउ यू लुक कैन समटाइम हेल्प यू हील फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा, बट प्लास्टिक सर्जरी कैन कॉज इमोशनल ट्रॉमा एज वेल। मतलब अगर प्लास्टिक सर्जरी गलत हो गया या तुम नहीं चाहते वैसा हो गया तो तुम और सिरदर्दी बढ़ जाएगी तुम्हारी बेसिकली। और हमारे यूट्यूबर का भी यही हाल हो रखा है, जब इन क्लिनिक वालों को बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे मार्केटिंग टीम के हेड से बात करनी है, एंड दिस बिच लुक एट हर एक्सप्रेशन, शी बी लाइक हैं तो कुछ तो खड़ा पाएगी हमारा। ये बोलते हैं उनसे मिलना है, तेरे पीछे खड़ा है वो बंदा। शी टर्न्स अराउंड और वो और कोई नहीं, वो अपना लोगन ही है। So yeah, our YouTuber's career is over। फिर मैं बस डैनियल और जोई पे आता हूँ, डैनियल से बताता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, वो बंदा लैब कोट पहनता है, वो डॉक्टर है पर मुझे क्लिनिक में कहीं भी नहीं मिला, एंड जोई ही pretty much doesn't understand कि डैनियल क्या बोलना चाह रहा है। तभी डैनियल की नजर पड़ती है यहाँ पे कुछ आते हुए लोगों पर जिन्होंने भी लैब कोट पहना हुआ है, और डैनियल इनको देखते ही समझ आता है कि क्या पता जिन्होंने पाक डॉक्टर ना हो वो फार्मासिस्ट हो, बिकॉज फार्मासिस्ट भी लैब कोट पहनते हैं, और जिन्होंने पाक को मेडिसिन का बहुत नॉलेज है, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो एक फार्मासिस्ट ही हो, नॉट अ डॉक्टर। डैनियल ये बात समझते जोई से पूछता कि नियरेस्ट फार्मेसी कौन सी है, जोई से नियरेस्ट वन वो तो क्लिनिक के अंदर ही है। तो डैनियल फटाक से वहां भागता है अपनी दूसरी बॉडी और जिन्नू पाक को ढूंढने, पर उसे वहां पे कोई भी नहीं मिलता। बेचारा काफी डीमोटिवेटेड फील होता है, अपने घुटनों पे आ जाता है, पर तभी उसे पीछे किसी की आवाज आती है, और ये और कोई नहीं, ये है जिन युंग पार्क। डैनियल ने फाइनली इसको ढूंढ लिया है। डैनियल से बात करता है, ड्राइवर साहब ने बोला था कि तू जाके बोल दो कि तेरे को मैंने भेजा, तो सब पहचान लेगा जिन युंग पार्क। तो डैनियल ऐसे ही करता है, एंड जिन युंग पार्क सेज हैं कौन? डैनियल इज शॉक्ड, ही लाइक अरे वो ड्राइवर बाकुन, उन्होंने बोला था वो आपको जानते हैं। जिन युंग पार्क हियर कंप्लीटली रिफ्यूजेस कि वैसे नाम में किसी बंदे को जानता ही नहीं है। डैनियल से एक ही बात बोल रहा था कि तेरे को मेरा नाम कैसे पता है, और तू बार बार किसका नाम ले रहा है, बागुनो। और तभी जिन युंग पार्क का फिर दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, वो पागलों की तरह जो सा दवाई पड़ी आसपास वही खानी शुरू हो जाता है, एंड ही इज कंसिस्टेंटली शाउटिंग आई डू नॉट वांट टू रिमेंबर दैट। प्रोबेबली पास्ट की बात कर रहा है। हमने देखा था जिन युंग पार्क कुछ वर्ड से ट्रिगर होता है, और शायद से ड्राइवर साहब का नाम सुनकर उसे कुछ मेमोरी वगैरह हिट हो गई हो। खैर जो मेडिसिन इसने खाई थी वो इसकी नहीं थी, तो वो शांत करने के लिए अपना सिर फोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। डैनियल से संभालता है, पर तभी डैनियल को आवाज आती है कि बाहर से कुछ लोग यहीं पे आ रहे हैं। तो डैनियल उनसे पकड़ा ना जाए, डैनियल को यहाँ से भागना पड़ता है। अगर जिन युंग पार्क यहाँ पागलपंती नहीं करता तो डैनियल में भी अपनी दूसरी बॉडी भी ढूंढ लेता। खैर डैनियल वापस अपने अड्डे पहुंचता है और उन्हें बताता है कैसा गया दिन। ज़ाहिर बोले तो पता लग गया कि फर्स्ट सीट हमसे क्या छुपा रही है। डैनियल सेज नॉट एग्जैक्टली, पर मैं उस बंदे से मिला था जिसको मे बी सीट के बारे में पता होगा, पर मैं उसे जान नहीं पाया, वो पागल हो गया साला। क्या तुम लोग कुछ ढूंढ पाए? एंड जैक सेज कुछ भी नहीं मिला हमें। इवन मैं कोजी के पास भी गया, पर उसने वर्कर के अगेंस्ट कुछ भी करने से इनकार कर दिया। नाउ डैनियल और जैक की कन्वर्सेशन के बीच में ही डैनियल बेहोश हो जाता है, और जैक को लगता है कि डैनियल को अटैक आ गया। तो जैक बोलता है कोई दिक्कत नहीं, अभी CPR देता हूँ। आई नीड टू गिव हिम माउथ टू माउथ, आई एम गोना किस यू डैनियल नाउ। देख रहे हो बेचारे को, मीरा तो हाँ करती नहीं तो
डैनियल को लपेट लिया जिसने। खैर डैनियल इस बॉडी में एकदम से बेहोश हो गया, मतलब वो दूसरी बॉडी में उठ गया है। हम देखते हैं उसको दूसरी बॉडी में होश आ गया, मोस्ट वाली ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया होगा और अभी आसपास जिन पार्क भी नहीं होता। तो डैनियल खुद वो फ्री करने ट्राई करता है पर नहीं कर पाता, पर उसकी नजर पड़ जाती है अपने सैमुअल पे और भाई किस पोजीशन में है ना, जिन पार्क क्या कर रहा था इसके साथ। खैर अभी डैनियल सैमुअल से बात करता है और सैमुअल बोलता है साइड में देख जोहान भी है यहाँ पे एंड ऑल्सो कुछ देर के लिए वो बुड्ढा पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने वाला। डैनियल ये बात सुनकर समझ आता है कि जिन पार्क की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है, तो कुछ देर के लिए जिन पार्क से सेफ है ये लोग। खैर इसके बाद डैनियल सैमुअल से पूछता है यहाँ से बाहर जाने हुए रास्ता है, वी कैन वी एस्केप। सैमुअल से ट्राई करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल सैमुअल बता देता है जो उसने देखा दरवाजों के इस बाहर, ही सॉ एम्बुलेंस वर्कर कैरिंग सम पेशेंट्स। और ये देख के सैमुअल ने बोला था कि क्या ये है फर्स्ट एफिलिएट का डार्क सीक्रेट। नाउ व्हाट दैट एग्जैक्टली इज हम थोड़ी देर में जान लेंगे। अभी हम जरा वापस इन्हें क्लिनिक पे आते हैं और वहां बाहर खड़े हुए अपना जेस और डैनियल। और यहाँ पे डैनियल जेस को बोलता है कि मेरे को सैमुअल ने सीट के बारे में बताया जो कैप्चर हो रखा है। जेस भी लाइक देखो सैमुअल ने बताया जो कैप्चर हो रखा है, ये क्या बात हुई। जेस भी लाइक कुछ तो गड़बड़ है, आई कैन नॉट प्रूफ इट बट कुछ तो गड़बड़ है। नाउ डैनियल और जेस यहाँ पे कुछ ऐसा देखते हैं जो बहुत अजीब है। वो बोलते हैं भाई एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक है, क्या यहाँ पे इतनी सारी एम्बुलेंस होनी चाहिए? लाइक प्लास्टिक सर्जरी के लिए किसको इमरजेंसी होती है? लाइक मेरे को अभी कराना है, अभी के अभी प्लास्टिक सर्जरी, फटाफट चलो। तो ये लोग वही सोच रहे हैं अभी। और जेस बोलता है एक रास्ता है उनके फर्स्ट एफिलिएट में घुसने का और वो है टू गेट अ जॉब इन देयर प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी। डैनियल को यहाँ पता लगता है कि ये एम्बुलेंस सारी सारी क्लिनिक की नहीं है, बेसिकली क्लिनिक ने एक प्राइवेट कंपनी को हायर कर रखा है जो एम्बुलेंस को मैनेज करती है। अगर ये लोग एम्बुलेंस की कंपनी में घुस गए तो इन्हें कुछ चीजों के बारे में पता लग सकता है, बट द थिंग इज वर्कर्स को पता है इनके बारे में, वर्कर नोस ऑल ऑफ देम। डैनियल बोलता है अरे वो भी कोई दिक्कत नहीं। डैनियल फोन मिलाता है फिर जिहान को और डैनियल उसको काम पे लगा देता है, मतलब इन लोगों के लिए जिहान जाएगा उस कंपनी के अंदर जॉब सिक्योर करने और वो इनके हायरिंग वाला फॉर्म फिल करता है और इमीडिएटली उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं होती इनकी। और जैन इस तरह से सबको डैनियल को बता रहा होता है फोन पे और बोलता है भाई आई डोंट थिंक ये लोगों को बचाते हैं, दिस गाइस लुक लाइक अ बंच ऑफ थग्स। अभी हम देखते हैं इस प्राइवेट कंपनी के टीम लीडर ईसू जो को, जो भी जिहान का इंटरव्यू होता है पहले उससे पूछता है कि तू यहाँ पे आया क्यों है इतने दूर से, और जिहान झूठ बोलता है वो मेरे को बोला कि यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकता हूँ मैं इसलिए आया हूँ। टीम लीडर सेज अरे यार पर तेरे पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो जिहान बोलने वाला होता है ओ तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी एंड द टीम लीडर सेज कांग्रेचुलेशंस यू गॉट अ जॉब ब्रो व्हाट द हेल। टीम लीडर बोलता है तेरे को ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब पे ड्राइविंग लाइसेंस है तुम्हारी हेल्प कर दियो बस, मतलब और सब माइनर्स नहीं है। फिर अभी जिहान इससे पूछता है भाई हम यहाँ पे सीरियसली लोगों की जान बचाते हैं क्या? ब्रोस इनको देख के नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे एक बंदा आता है बोलता तेरे को क्या लग रहा है क्या करता है यहाँ पे? तू नया है इसलिए डर मत, मैं भी कंट्री साइड से ही आया हूँ। इस बंदे का नाम है टेजिन और इस प्राइवेट कंपनी का प्रेसिडेंट है और हमें बताता है ये वहीं से है जहाँ से अपना विंजिन बिलोंग करता है और इसमें जो जैकेट पहनी हुई है वो सेम जैकेट अपने विंजिन के पास भी है। इनफैक्ट इसके हाथ पे जो टैटू है, मतलब टैटू तो नहीं लग रहा है मुझे, वो सेम मार्क विंजिन के चेस्ट पे भी है। So definitely विंजिन एंड दिस डूड शेयर सम हिस्ट्री। बाद में जानेंगे बेचारा टेजिन जिहान को बताता है कि तू मंथली 5 मिलियन वॉन कमाएगा। जिहान बोलता है इतना ज्यादा, पर मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है एंड टेजिन सेज तेरे को रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसका, यू जस्ट नीड टू बी स्ट्रांग। देन जिहान से तो मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी अब एंड टेजिन सेज अरे कोई जरूरत नहीं है उसकी, हमारी जो एम्बुलेंस कंपनी है हम यहाँ पे 2 टाइप की सर्विसेज ऑफर करते हैं, एक रेगुलर सर्विस एक वीआईपी सर्विस। रेगुलर सर्विस फॉर रेगुलर पेशेंट्स और वीआईपी सर्विस फॉर, इससे पहले का सेंटेंस खत्म करे इसको कॉल आ जाता है और ये कॉल है एक रेगुलर सर्विस का। और तो जिहान जानना चाह रहा था कि वीआईपी सर्विस में क्या होता है पर अभी उसे नहीं बताते लोग। जिहान ने बेसिकली जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और वो सारी इंफॉर्मेशन डैनियल को बता रहा होता है अभी। और जो कॉल आई ना अभी वो नॉर्मल सर्विस की है और टेजिन वहां पे अपने जिहान को भी लेके जाता है। जिहान वहीं पे बात कर रहा है डैनियल से और सबको बता रहा है ये वीआईपी और नॉर्मल सर्विस के बारे में। खैर डैनियल को सब कुछ बताने के बाद जिहान देखता है कि ये लोग को बचा तो नहीं रहे हैं। देयर इज अ पेशेंट जिसके मुंह से झाग बाहर आ रहा है, प्रोबेबली उसने जहर खा लिया है और ये लोग आराम से चिल कर रहे हैं। उस लड़के की मां जो पैनिक कर रही है कि मेरे बच्चे को बचाओ तुम लोग एम्बुलेंस वाले हो, और जो टीम लीडर है ही भी लाइक अरे माता 5 मिलियन दो हमें फिर बचाएंगे आपके लौंडे को हम। देखो हम वो आपकी कमर्शियल एम्बुलेंस कंपनी नहीं है, वी रन प्राइवेटली, हम यहाँ पे खुद से आए पेशेंट को बचाने, अगर आपको नहीं बचाना कोई दिक्कत नहीं, मर जाएगा वो। आपको पता है आसपास कोई भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तब भी हम आए और आपको बचाने अपने बेटों में। फिर ये लोग बेसिकली पेशेंट्स और उनके नोन को ब्लैकमेल करते हैं। अब जैसे वो लड़
गया, उसके मुझे झाग बाहर आ रहा है, जल्दी ऑपरेट नहीं कराया गया उसको, सो ही डेफिनेटली गोना डाई। और अभी हरामखोर उसकी माँ को बोल रहा है माता 5 मिलियन निकालो और बच्चों बचा लेंगे, हम नहीं निकालना तो रेस्ट इन पीस। आगे टीम लीडर बोलता है अगर आपको 5 मिलियन ज्यादा लग रहे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप 4 मिलियन दे दो, ये मेरी फाइनल कॉल है। वो पैसों की बातें कर रहे हैं और जिहान देख पा रहा है कि भाई पेशेंट मरने वाला है। क्या अभी दूसरा बंदा जिहान को बुलाता है और बोलता है नशेड़ी को संभाल तू, इसको एम्बुलेंस में रख। जिहान इसे बहुत प्यार से संभालने ट्राई कर रहा होता है, पर इतने नशे में जिहान की भी नहीं सुन रहा होता है, बकवास करे जा रहा होता है। तो जिहान अपने कलीग से पूछता है हम क्या करें इसका, है ना। कलीग से कुछ नहीं करना, इसको कूटना है साले को। वो बंदा पेशेंट ने घुसड़ दे मारता है, जिहान तो कॉलर पकड़ता है, बोला क्या कर रहा है, पागल है तू साले, हाउ कैन वी असॉल्ट देम लाइक दैट, वो हमारे पेशेंट है। एंड द मैन सेज भाई चिल कर, मैं अभी एम्प्लॉयर ही हूं बस, और इन लोगों को हम ऐसे संभालते हैं, मेरे को देखते बोला था मैं डॉक्टर हूं कोई, हमारा अभी यही काम होता है दैट वी नीड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द पेशेंट्स फैमिली, और इन गधों को हॉस्पिटल लेके जाना और कुछ नहीं होता हमारा काम। और देख वो नशे में कितनी पागलपंती कर रहा था, एक घुसड़ हमारा सो गया ना वो, और हम जो चाहे एम्बुलेंस में कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट एफिलिएट पार्शियल डार्क सीक्रेट, पार्शियल भी नहीं, ऐसे प्रोबेबली 30 या 40% डार्क सीक्रेट, जो असली सीक्रेट है वो भी रिवील नहीं होएगा। खैर अगर तुम में से कोई नहीं समझा है तो बेसिकली ये कुत्ती हरकतें करते हैं। जिस टाइम इन्हें भगवान बन के पेशेंट को बचाना चाहिए, उस टाइम ये शैतान बन के उनके फैमिली से पैसा लूटने में इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं। और ये चीज इस टाइम जेस बता रहा होता है अपने एलाइड को, इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग दीज बिजनेसेस कंटिन्यू टू अकर एवरी ईयर, मतलब ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं पेशेंट्स को, एंड मोस्ट ऑफ देम डजंट इवन हायर पैरामेडिक्स, ये लोग किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे वैसे पेशेंट की लाइफ खतरे में आ सकती है। इवन कुछ केसेस के अंदर तो ये लोग बहुत कुछ करते हैं पेशेंट्स के साथ, और तुम इमेजेस में देख के समझ पा रहे हो क्या करते हैं ये लोग। बासो गुस्सा आता है, वो तो ज्यादा कूटने इन्हें, जिस बोलता है रोको से कोई, और जे उल्टा हेलमेट बासो पहना था, बासो बोलता ओए जे मेरे को दिख नहीं रहा, वो प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को कॉल कर यार। ये बंदा खैर अभी जेसो डाल की बातचीत के बीच हमें पता लगता है कि इन्हें ऑलमोस्ट उन्हें सिगरेट के बारे में पता लग चुका है, बट स्टिल दे नीड टू नो कि वीआईपी सर्विस में क्या होता है। वो जानने के लिए जिहान को वीआईपी सर्विस पे जाना पड़ेगा, पर उसे कब मौका मिलेगा इन लोगों को नहीं पता। वेल डैनियल कैन क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी। खैर अभी सीक्रेट होता है, हम जिहान पे आते हैं वो प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी पे, और इनके आज शिफ्ट खत्म हो चुके हैं और जिहान ने भी अच्छा काम करा, कुछ लोग उसे प्रेस कर रहे होते हैं। खैर इसके बाद जिहान टीम लीडर से पूछता है कि हाउ कैन आई क्वालिफाई टू हैंडल वीआईपी पेशेंट, जितने जल्दी हो सके उसे यही जानना है। वो जानने का बहाना ये देता है कि मुझे और पैसे कमाने हैं। एंड देन टीम लीडर सेज वेल ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये बॉस डिसाइड करते हैं कि कौन जाएगा वीआईपी सर्विस पे। और इसी मोमेंट यहाँ पे एक पेशेंट आ जाता है, हट्टा कट्टा पेशेंट, तो इन लोगों पे गुस्सा हो रहा होता है, ऑफ कोर्स इसका कुछ करा होगा इन लोगों ने, और इसको देख के लोग चढ़ने वाले होते हैं इस पे, पर ये बंदा एक घुसड़ में ही इन दोनों को तोड़ देता है। इनफैक्ट इनके जो बाकी लोग हैं उन सबको एक दो घुसड़ में सुला देता है। टीम लीडर पे भी अटैक करने वाला होता है, पर जिहान एक ही ब्लेड में इसको रोक देता है। वेल टर्न्स आउट ये और कोई नहीं, जिहान का भाई जिबियोम ही है। हम जरा कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, और डैनियल ने इसको भेजा था। उसने बेसिकली ऐसा करा था कि जो प्राइवेट सर्विसिंग कंपनी है उन्हें दिखे कि भाई नया लौंडा है तो बड़ा ताकतवर है, शायद ये वीआईपी सर्विस के लिए बढ़िया है, और ऐसा ही होता है। टीजिन इसको देख लेता है करते हुए, देनी आज जिहान की तुम यहाँ पे क्यों काम करने आया है, और जिहान बोलता है बिकॉज मुझे और पैसे कमाने हैं। बट अगले मोमेंट टेजिन जिहान को ऐसी पोजीशन में पकड़ लेता है गर्दन से, आ ना 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 भाई। खैर अभी टेजिन डिसाइड कर लेता है दैट यू आर क्वालिफाइड टू हैंडल वीआईपी सर्विसेज। इसके बाद टेजिन इसका फोन भी ले लेता है, बोलता है मेरा फोन क्यों ले रहे हो तुम, बट प्रोबब्ली अपना कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए, बिकॉज जिहान को कंफर्म कर देता है कि तू अब से वीआईपी पेशेंट को भी संभाल लेगा, कॉल करूंगा तो आ जाइयो। और ये कैसा फ्रेम है, जिहान व्हाट आर यू डूइंग, इंफॉर्मेशन के लिए ये हरकतें, ना ना ना। खैर इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है, और इसके बाद शुरू होगी वर्कर्स फर्स्ट एफिलिएट, जहां पहले हम उनका डार्क सीक्रेट जानेंगे और फिर उनका डिस्ट्रक्शन शुरू होगा। इफ आई वांटेड मैं चैप्टर के अंदर भी वीआईपी सर्विस कवर कर देता, बट वो जो जिनका मेन डार्क सीक्रेट आता है वो आंख में कवर हो, इट्स बेटर। एनीवेज उम्मीद इसके बाद लुकिज्म आर्क खत्म होती है, और तुम्हें तो कोई सोच रहा है कि लुकिज्म आर्क में था एग्जैक्टली, तो वही सीन था कि लोग लुक्स पे जज करते हैं, और कुछ लोग अपने लुक्स चेंज करना ट्राई करते हैं, सम टाइम इट मेसेज अप देयर लुक, जो वो यूट्यूबर के साथ हुआ था। एंड आल्सो डाल के पर्सपेक्टिव के थ्रू दिखाया गया था कि तुम ट्रेनिंग और हार्ड वर्क करके भी कुछ नेचुरली अचीव कर सकते हो। खैर में और वीडियो मिल जाती और वीडियोस के अंदर सायोनारा।